Okay. Assalamu alaikum students. Welcome to the first lecture of week 5. So week 4 तक हम लोगों ने discrete probability distributions को पढ़ लिया था और week 5 में अब जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम continuous probability distributions के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि अगर हमारे रैंडम वेरिएबल्स को हम काउंट कर सकते हैं एज 1 2 3 या -1 -2 -3, इस तरह से हमारे पास इंटीजर वैल्यूज हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स कहलाते हैं। और अगर हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं जो इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, से फॉर एग्जांपल हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ हमारे पास लाजमी नहीं है कि हम हमेशा इंटीजर वैल्यू आए, हमेशा 2 फीट आए, ये लाजमी नहीं है। अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं कोई भी रैंडम लोगों का, तो लाजमी नहीं है कि सब के वेट जो हैं वो इंटीजर वैल्यूज में आए कि हर बंदा 50 केजी हो, 51 केजी हो और 52 केजी हो, इस तरह से हो, इन बिटवीन कोई भी नंबर ना हो। या अगर हम वॉल्यूम देखना चाह रहे हैं, हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, या हम टाइम इंटरवल को डिफाइन कर रहे हैं, टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी भी चीज के आने का, से फॉर एग्जांपल हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं और उसके लिए हम टाइम मेजर कर रहे हैं कि भाई ट्रेन कितने टाइम के बाद आ रही है, या रैंडमली हमारे पास कोई बंदा मिलने को आता है, हम बैंक में हैं और हम जो है वो कस्टमर्स की बात कर रहे हैं जो विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए टाइम जो है दैट इज नॉट नेसेसरली अ डिस्क्रीट एन इंटीजर नंबर। तो उन केसेस में हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो है वो यूज में आ जाता है। अब जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को पढ़ लेते हैं, तो जब उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, उसकी डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं प्रोबेबिलिटी की कि ओके ये रैंडम वेरिएबल की फला वैल्यू के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं इसके होने के, तो उस चीज को हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपली हमने एक कंपैरिजन छोटा सा दिखा दिया है कि देखें, जब हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है कि हम पॉइंट वाइज बता सकते हैं कि ओके -1 आने के कितना चांसेस हैं, 0 आने के कितना चांसेस हैं, यानी कि हम हर नंबर की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। यानी कि हमें पता है कि भाई 0 आने के अगर ये फ्रीक्वेंसी है, से फॉर एग्जांपल समथिंग 90 या 80, ठीक है, तो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के हम रैंडम वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी आसानी से कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जब हम कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस में हमारे पास इस तरह से नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमारे पास अगर मैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यू -1 की बात करूं तो -1 के ऊपर मुझे इस कर्व की सर्टेन कोई हाइट मिल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं -1 और 0 के दरमियान के नंबर्स की, तो हमारे पास यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर हैं। यानी कि -1 से लेकर 0 तक, या फिर 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, हमारे पास हर छोटे छोटे इंटरवल में बेशुमार नंबर हैं, बहुत ज्यादा नंबर हैं। तो मैं हर नंबर की प्रोबेबिलिटीज नहीं बता सकता कि ओके 0.0001 की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या उससे अगला जो नंबर है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इस इंटरवल में नहीं बता सकता कि 0 के बाद नेक्स्ट ये जो नंबर है, या उसके बाद ये नंबर है, उसके बाद ये नंबर है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर हैं, इनकी हर नंबर की मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता। तो हम क्या करते हैं कि जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम इंटरवल्स में चीजों को डिवाइड करते हैं। यानी कि हम प्रोबेबिलिटी अगर बताएंगे तो हम इस तरह से बताएंगे कि भाई -1 जो है, -1 से पीछे जो इंटरवल है, यानी कि -1 से पीछे -2 या उससे भी पीछे, इस इंटरवल में किसी चीज के होने के कितने चांसेस हैं। यानी कि जो रैंडम वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है, अब अगर रैंडम वेरिएबल वो मेरा हाइट है या वेट है या कुछ भी है, तो मैं कहूंगा कि हाइट के -1 होने के क्या चांसेस हैं। हम क्या देख रहे हैं कि भाई हाइट जो हम ले रहे हैं सही है, या ओके हाइट हमारे पास नेगेटिव नहीं होती, तो अगर मैं कहता हूं कि ओके 0 और 1 के दरमियान होने के क्या चांसेस हैं हाइट के,
ठीक है। सो अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी चीज को मैं मेजर कर रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई उसके 1 फीट होने के क्या चांसेस हैं, तो 1 फीट के यानी कि 0 से लेकर 1 फीट के दरमियान होने के क्या चांसेस है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस रीजन में जो हमारा इंटरवल है, इस रीजन में हम कर्व से नीचे जितना भी एरिया है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, इस रीजन का एरिया हम ले लेंगे। जितना ये एरिया बनता है उतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी जो है किसी भी चीज की हाइट 0 और 1 के दरमियान होने की। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी बताएगा, उस जगह पर हाइट जो है वो नहीं बताएगा। यानी कि अगर मैं 0 के ऊपर हाइट देख रहा हूँ तो 0 के ऊपर हाइट जो है वो 1.0 है। ठीक है, ग्राफ का जो हाइट है 0 के ऊपर वो है 1.0 इस फिगर में, इस ग्राफ में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई 0 हाइट होने के चांसेस जो है वो मैक्सिमम है 1 है। ये जो हाइट है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, बल्कि हम प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट की देखेंगे ही नहीं। जहां हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी नहीं देखेंगे। एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर है, बिल्कुल 0 है। ठीक है, अभी उस पर आगे चल के हम बात करेंगे कि एक पॉइंट की क्यों नहीं प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हम। हम बात क्या कर रहे हैं कि जब हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट्स की, यानी कि हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी पॉइंट टू पॉइंट नहीं देखते, हम इंटरवल के हिसाब से देखते हैं कि -1 और 0 के दरमियान होने के क्या चांसेस हैं, रैंडम वेरिएबल के 0 और 1 के दरमियान होने के क्या चांसेस हैं, एंड सो ऑन। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उस इंटरवल का एरिया लेते हैं, यानी कि जो भी हमारा ग्राफ है उसका कर्व के नीचे जितना भी रीजन है उसका एरिया लेते हैं उस इंटरवल के लिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंपैरिजन दे दिया है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए। हम क्या कह रहे हैं कि जब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं है वैसे, दिस इज समथिंग एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो उसको हम या तो सिंपल प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कि जो हमें बताता है कि भाई अगर आपका एक्स जो है वो 2 है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, एक्स के 1 होने के चांसेस कितने हैं, रैंडम वेरिएबल के वैल्यू 0 होने के चांसेस कितने हैं, इस तरह से वो हमें बताता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आसानी से हम पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होता क्योंकि हमारा केस डिस्क्रीट होता है। जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि किसी भी इंटरवल की डेंसिटी कितनी है, किसी भी इंटरवल में कितना रीजन जो है वो कवर हो रहा है। सही है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो हम बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते, बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, रीजन टू रीजन, इंटरवल टू इंटरवल, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सब के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या चांसेस है कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो इस रेंज में आएगा। यानी कि आप देखें, अगर यहाँ पर हमने सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर किया है कि यहाँ हमने क्या किया कि दो कॉइन्स को हमने टॉस किया। ठीक है, दो कॉइन्स को टॉस किया और एक्स जो है हमारा रैंडम वेरिएबल वो हमारा किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। ठीक है, तो नंबर ऑफ हेड्स अगर हमारा रैंडम वेरिएबल है तो नंबर ऑफ हेड्स या तो 0 आ सकते हैं या 1 हेड आ सकता है या 2 हेड्स आ सकते हैं। ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली, तो इसका हिस्टोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है कि 0 हेड्स आने के 25% चांसेस हैं, 1 हेड आने के चांसेस 50% हैं और 2 हेड्स आने के 50% चांसेस हैं। ठीक हो गया। डिस्क्रीट सिनारियो था, हमारे पास x की जो पॉसिबल रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज थी वो सिर्फ ये थी 0, 1 या 2। अब दो बार एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो दो से ज्यादा हेड्स तो नहीं आ सकते और 0 से कम भी नहीं आ सकते, तो हमने 0 की, 1 की, 2 की, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको शो कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कंटिन्यूअस के लिए, हम क्या कह रहे हैं कि भाई इफ वी वांट टू सी द प्रोबेबिलिटी दैट अ पिज्जा इज डिलीवर्ड इन एग्जैक्टली सॉरी अच्छा एग्जैक्टली 30 मिनट्स की बात अलग है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम पिज्जा डिलीवरी टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। सही है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ऑन एवरेज जो है आपका
तकरीबन 30 मिनट्स में पिज्जा डिलीवर हो जाता है, ठीक है। उससे पहले भी जो है यानी कि 25 मिनट में भी कुछ पिज्जा डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा यानी कि 35 मिनट में भी कुछ पिज्जा जो है वो डिलीवर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग पिज्जा 40 मिनट में डिलीवर करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बहुत फास्ट हैं, 20 मिनट में भी पहुंचा देते हैं। कुछ बहुत ही कम जो डिलीवरी बॉयज हैं वो ऐसे हैं कि 45 मिनट्स में डिलीवर करते हैं। इसी तरह बहुत ही कम डिलीवरी बॉयज हैं जो 15 मिनट्स में डिलीवर करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि कोई भी जो हमारे पास डिलीवरी बॉयज हैं वो घरों पर पिज्जा किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है वो 30 मिनट्स है और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 5 मिनट्स है, ठीक है। यानी कि ऑन एवरेज तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जो डिलीवरीज होती हैं पिज्जा की घरों पे वो है कि 30 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। अब उससे स्टैंडर्ड डिविएशन हमारी क्या है, यानी कि मीन से डिविएटेड जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है कि 5 मिनट की के फासले से जो है कमी बेशी आती रहती है। यानी कि या तो 35 मिनट में डिलीवर होता है या 25 मिनट में डिलीवर होता है। अब वो इतनी तादाद में यानी कि इतनी क्वांटिटी में जो डिलीवरी बॉयज हैं वो या तो 25 मिनट में पहुंचाते हैं या इतने बॉयज हैं डिलीवरी बॉयज जो कि 35 मिनट में डिलीवर करते हैं, ठीक है। अब इस तरह की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब यहाँ पर अगर हम प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो ऑर्डर है वो 25 से 30 मिनट में आएगा, ठीक है। यानी कि आपका पिज्जा जो है वो 25 से 30 मिनट के दरमियान पहुंचेगा। तो उसके लिए मैं अगर प्रोबेबिलिटी देखना चाहता हूं तो मैं 25 से 30 मिनट का जो इंटरवल है उसका एरिया कैलकुलेट करूंगा। 25 से 30 मिनट का जो इंटरवल है उसका सिंपली एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि एरिया वैसे जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर रीजन होता है ना, जिस तरह ये रेक्टेंगल है हमारे पास, तो हम रेक्टेंगुलर रीजन का जब एरिया कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ टाइम्स विड्थ हमारे पास क्या देता है, एरिया देता है उस रेक्टेंगुलर रीजन का, ठीक है। अब हमारे पास ये वाला रीजन जो है जिसको मैंने शेड कर दिया है, इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी इस कर्व की इक्वेशन होगी, यानी कि ये जो हमारे पास कर्व बना हुआ है, ग्राफ जो बना हुआ है, इस कर्व की जो भी इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे 25 से लेकर 30 तक। यानी कि हमारे पास छोटी वैल्यू जो है वो 25 है और बड़ा जो नंबर है वो 30 है। तो 25 से लेकर 30 के दरमियान हम इसको इंटीग्रेट करके इसका एरिया निकाल देंगे, क्योंकि बचपन में हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व बताता है। तो हमारे पास ये कर्व है, सही है, हमारा जो भी सिनारियो है उसका कर्व है, ठीक है। इस कर्व के नीचे अगर किसी भी रीजन में मुझे एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी रीजन का, तो उस रीजन को मैं इंटीग्रेट करवा दूंगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इस रीजन का एरिया कैलकुलेट कर दिया तो हम प्रोबेबिलिटी बता देंगे कि डिलीवरी बॉय के 25 से 30 मिनट के दरमियान आने के जो चांसेस हैं वो इतना % है, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ मुझसे कोई पूछता है कि बताएं कि एग्जैक्ट 35 मिनट्स पे वो आपको पिज्जा डिलीवर करेगा, ठीक है, इसके क्या चांसेस हैं। तो एग्जैक्ट 35 की हाइट हमारे पास ये है, ठीक है ना। एग्जैक्ट 35 मिनट्स में आने की जो हाइट है वो ये है। लेकिन इसके लिए अगर हम एक पॉइंट पे देखें, कोई भी लाइन बनाते हैं, सही है, तो वो सिंपल लाइन कहलाती है ना, वो हमारे पास रेक्टेंगल तो नहीं हुआ ना। लाइन की अगर मैं यहाँ पर ये तो मेरे पास हाइट हो जाएगी। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूं तो लाइन की विड्थ मेरे पास 0 होती है, ठीक है। अब अगर इस लाइन का मैं एरिया निकालूं ना, एरिया ऑफ द लाइन, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन लाइन की विड्थ 0 होती है क्योंकि लाइन उसी पॉइंट से लेकर उसी पॉइंट तक है ना। अब देखिए अगर ये 35 के ऊपर लाइन है तो वो 35 से शुरू होकर 35 के ऊपर खत्म होती है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, हाइट मल्टीप्लाई बाय 0, यानी कि लाइन का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0। हमने क्या कहा था कि भाई कंटिन्यूअस में प्रोबेबिलिटी हमें कैसे मिलती है कि हम एरिया निकालते हैं उस चीज का। तो अगर आपको सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी चाहिए ना कि भाई बताएं कि एग्जैक्ट 35 मिनट पे आने के कितने चांसेस हैं,
तो आपको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पे में से कोई ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट 35 पर आने के कितने चांसेस हैं। 0% चांसेस हैं, कोई चांस नहीं, ठीक है। सिमिलरली अब अगर आप पूछते हैं यहाँ पे कि 35 से लेकर 40 मिनट्स में आने के कितने चांसेस हैं, यानी कि क्या चांसेस हैं कि डिलीवरी बॉय को 35 से 40 मिनट लगेंगे, तो ये सिंपल है, आप 35 से 40 वाला जो इंटरवल है उसका आप एरिया ले लेंगे और जितना भी एरिया बनता है उतना परसेंट चांसेस हैं आपके कि डिलीवरी बॉय आपका 35 से लेकर 40 मिनट में ऑर्डर डिलीवर करे। तो जब हमें कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा बहुत पता है तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर लाई करती हैं। जिस तरह हमने पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझा, उसके बाद हमने उसमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हमने उसमें हाइपरज्योमेट्रिक पढ़ा या हमने उसमें पाइथन पढ़ा, ठीक है। अब हम जब कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ रहे हैं तो उसमें जो पहली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पहले एक पढ़ा था जब हमने यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को पहले भी पढ़ा था जब हम डिस्क्रीट का केस कर रहे थे। हमने कहा देखें अगर आप जो है डाई को रोल करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि ऑप्शन आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 या 6, ठीक है। और हमने कहा कि हर ऑप्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6 सबकी, ठीक है। इस तरह से तो हमने क्या कहा था कि भाई आपकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इक्वली लाइकली का ऑप्शन होता है और आपके पास सबके जो आउटपुट्स आते हैं वो क्या आते हैं 1/n। जितने आउटपुट्स आपके हों, यानी कि यहाँ 6 आउटपुट्स थे तो आपके पास सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 थी, ठीक है। अब अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, यानी कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं, ठीक है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज, और ये उनकी क्या है, प्रोबेबिलिटीज हैं। मैं रैंडम वाले का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट क्या है कि 1 डॉट आना, ये है 2 डॉट्स आना, 3 डॉट्स आने के चांसेस, 4 डॉट्स, 5 डॉट्स या 6, ठीक है। और ये हमारे पास अगर है 1/6 जो डेसिमल में जितना भी बनता है, तो हमारे पास 1 आने के भी उतने ही चांसेस हैं, 2 आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 3 आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 4 आने के चांसेस भी 1/6, 5 आने के चांसेस भी 1/6, 6 आने के चांसेस भी 1/6, ठीक है। तो सबके कांस्टेंट चांसेस हैं, ठीक है ना, किसी का भी चांस चेंज नहीं हो रहा। ऐसे नहीं हो रहा कि 1 डॉट आने के 1/6 है तो 2 डॉट्स आने के 2/6, 3/6, 2.5/6, कुछ इस तरह से नहीं, सबके कांस्टेंट चांसेस हैं, ऐसा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें चांसेस कांस्टेंट हो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस कांस्टेंट होते हैं, का मतलब है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहा है, जिस तरह यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमारे पास कांस्टेंट है। अब देखें, अब अगर हम ऊपर वाला डेटा रिमूव कर लेते हैं, यानी कि ये क्वाइन टॉस का एक्सपेरिमेंट, ये डायरोल का एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है कि जिसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट 1/6 है, यानी कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो अब अगर ये कंटिन्यूअस केस होगा, ठीक है, तो जब कंटिन्यूअस केस होगा ये, तो 1 के बाद भी कोई नंबर होगा, है ना, 1.0001, उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/6 होगी, क्योंकि हमने कहा है कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है। अगर 1 की 1/6 है तो 2 की भी उतनी होनी चाहिए, 3 की भी उतनी, और इनके दरमियान वाले नंबर्स की भी इतनी। तो मतलब 1 के बाद अगला नंबर जो आएगा उसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही होगी, अगले नंबर की भी उतनी ही होगी,
उससे अगले नंबर की भी उतनी ही होगी, और चलते चलते सब नंबर्स की इसी तरह से प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम इस पूरी लाइन को ले रहे हैं, ठीक है ना, इस पूरी लाइन को, यानी कि 1 से लेकर 2 तक के सारे नंबर, 2 से लेकर 3 तक के सारे नंबर, तो ऊपर भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी की एक पूरी लाइन बन जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इस तरह, सही है। अब ये प्रोबेबिलिटी की लाइन नहीं बनेगी, ये किसकी लाइन बन रही है, एफ ऑफ एक्स की। जहां तक हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का केस था, तो एफ ऑफ एक्स हमें सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी देता था, एग्जैक्टली ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स हमें क्या देता था वहां पे, कि एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल की वैल्यू एक्स है, ठीक है। यहां पर एफ ऑफ एक्स हमें सिंपल क्या देगा, पीडीएफ देगा, कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू ये है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ ये है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ये वैल्यूज हैं। अब आपको अगर एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी चाहिए है, तो आप इस ग्राफ से नीचे का एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि क्या चांसेस हैं कि आपका रैंडम वेरिएबल 2 और 4 के दरमियान आएगा, तो आप 2 और 4 के दरमियान का जो रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट कर लो और आपको मिल जाएगा। अब अगर यहां पर हम देखें ना, तो ये 2 से लेकर 4 तक का जो रीजन है, ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है ना। तो इसीलिए कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, ठीक हो गया। अब अगर हम वाकई में 2 से लेकर 4 तक का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया के लिए क्या होगा कि हम इसकी लेंथ और विड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेंथ क्या होगी कि यहाँ 2 से लेकर 4 तक कितना रीजन है हमारे पास, यानी कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 पॉइंट्स, क्योंकि 2 से लेकर 3 तक 1 पॉइंट और 3 से लेकर 4 तक दूसरा पॉइंट। सो 2 यूनिट्स हमने डिस्टेंस कवर किए, जो कि हमारा लेंथ है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारा कितना है, जिसको ये हाइट कह दें, विड्थ कह दें, जो आपका दिल करे, ये कितना है 1/6। तो इसको 1/6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/6 विच इज 1/3। यानी कि किसी भी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2, 4 या 2 और 4 के दरमियान आने के जो चांसेस हैं वो कितने हैं, 1/3 है, या 33.3% चांसेस है, ठीक हो गया। अगर यहीं पर हम कैलकुलेट करना चाहें कि अच्छा कितने चांसेस हैं हमारे पास कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो 2 से लेकर 6 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, 2 से लेकर 6 तक उसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो हम इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का एरिया लेंगे। अब इस बड़े रेक्टेंगल का जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2 से लेकर 3 तक 1.234 4 पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वुड बी 4 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है 1/6, 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/6 या 2/3, यानी कि 66.66% जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी कि कोई भी आपका जो नंबर होगा रैंडम वेरिएबल वो इसके अंदर आ सकता है, ठीक हो गया। सो कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे पास इंटरवल वाइज हम लें, यानी कि सब नंबर जितने भी रियल लाइन पे हमारे पास नंबर हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी हम लें, लेकिन क्या करें, उसको कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी असाइन करें। अब एक और मजे की बात करते हैं, देखें यहाँ हमारे पास क्या था, पहले शुरू में जब हमने किया था तो हमने 6 पॉइंट्स उठाए थे ना, क्योंकि हमने डाई रोल वाला केस उठाया था, ठीक है। सो हमने क्या किया था कि भाई डाई रोल था हमारे पास, डाई रोलिंग, तो उसके हमारे पास ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6 डिस्क्रीट नंबर्स थे ना। तो हमने जब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमने क्या लिया कि भाई हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/6 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टोटल काउंट जो था वो 6 था, 6 नंबर्स थे। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जब हम कंटिन्यूअस के केस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 6 नंबर नहीं है, सिर्फ 6 नंबर नहीं है, उन नंबर्स के दरमियान वाले सारे नंबर भी तो काउंटेड है ना, यानी कि अब हमारे पास इंटरवल्स हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी हमारे पास जो है इंटीजर्स की लाइन होती थी तो हम क्या करते थे कि उन पॉइंट्स को काउंट करते थे, है ना, इंटीजर पॉइंट्स को काउंट करते थे।
लेकिन जब रियल लाइन होती है तो काउंटिंग हमारे लेवल से ऊपर की बात हो जाती है ना। मैं 1 और 2 के दरमियान करोड़ें, अरबें और लातादाद नंबर जो है उनको काउंट नहीं कर सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, इंटरवल की लेंथ लेते हैं, है ना। और इंटरवल की लेंथ कैसे लेते हैं, हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि 1 से लेकर 4 तक का जो इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकालने के लिए 4 माइनस 1 करेंगे। बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस, तो इसमें हमें क्या मिलेगा कि लेंथ हमें 3 यूनिट्स मिलेगी। अब वो यूनिट आपका कुछ भी है, यानी कि ये 1 से लेकर 2 तक, ये 1 फीट है, ये 1 मीटर है, ये 1 मिनट की बात हो रही है, ये 1 किलोग्राम वजन की बात हो रही है, जो भी यूनिट आपका है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई आप 1 से लेकर 2 तक आए, 1 यूनिट कवर किया, फिर 2 से लेकर 3 तक आए, दूसरा यूनिट, और 3 से लेकर 4 तक आए, तीसरा यूनिट। आपने टोटल 3 यूनिट्स कवर किए, ठीक हो गया। तो जब हमारे पास बात हो रही है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की, तो हम क्या करेंगे, इंटरवल वाइज उनको डिस्कस करेंगे। और जब इंटरवल वाइज डिस्कस हो रहे हैं तो हम यहाँ पर जब डिवाइड करवाएंगे तो वो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के साथ नहीं करवाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ आउटकम्स के साथ नहीं डिवाइड करवाएंगे। हम डिवाइड किससे करवाएंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल के साथ डिवाइड करवाएंगे। यानी कि यहाँ पर अब अगर हम जो है डिवाइड करवाएंगे, तो हम इसका जो अगर f of x फाइंड करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि फाइनल पॉइंट हमारा 6 है और इनिशियल पॉइंट हमारा 1 है, तो हम क्या करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1, इस तरह से डिवाइड करवाएंगे, जो कि हमें क्या मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इनकी जो है वो पीडीएफ को, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 6 हमने फिक्स नंबर ले रखे थे। इन केस हमारे पास फिक्स नहीं है कोई भी चीज है कि, यानी कि हमारा इंटरवल जो है वो किसी भी पॉइंट ए से स्टार्ट होकर बी तक जाता है, जिसमें ए उसका लोअर पॉइंट है या मिनिमम वैल्यू है इंटरवल की, और बी जो है वो मैक्सिमम या हायर पॉइंट है, ठीक हो गया। तो अगर इस तरह का इंटरवल गिवन है और हम क्या निकालना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकालना चाहते हैं, किसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि पीडीएफ किसका, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दिस इंटरवल। अब इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी, सिंपल b माइनस a। हम यहाँ पर मॉड्यूलस का साइन, जो डिस्टेंस का साइन होता है वो लगा लेते हैं, लेकिन हमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास b जो है वो बड़ा नंबर है हमेशा a से, a हमारे पास लोअर लिमिट है और b हमारे पास अपर लिमिट है, ठीक है। तो b हमेशा a से बड़ा नंबर होगा, तो b माइनस a हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसको मॉड वाली साइन देने की जरूरत नहीं है। मॉड वाली साइन हम नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव बनाने की बात के लिए देते हैं, यानी कि हम अगर नॉन नेगेटिव रिजल्ट चाहते हैं तो, ठीक हो गया। सो आते हैं तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे हम। अब हम क्या कहेंगे कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, हर पॉइंट की, पॉइंट टू पॉइंट, इंटरवल टू इंटरवल, कहीं पर चेंज नहीं होती, तो वो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कह रहे हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी इंटरवल ए और बी के दरमियान हो, ठीक है, ए और बी के दरमियान होने के जो चांसेस हैं वो आपके क्या होंगे, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा, ठीक है। और अगर आपका टोटल जो डोमेन है वो है, यानी कि टोटल आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या है कि आपका टोटल इंटरवल जो है वो ए और बी के दरमियान है। टोटल इंटरवल आपका ये है कि ए से पीछे कोई चीज नहीं हो सकती, बी से आगे कोई चीज नहीं हो सकती, टोटल इंटरवल आपका यही है। तो आपका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप डिफाइन करेंगे वो इसी जगह पर डिफाइन करेंगे ना, यानी कि आपके जो चांसेस मिलेंगे वो आपको इसी जगह पर मिलेंगे किसी भी रैंडम वेरिएबल के होने के। ए से पीछे होने के चांसेस नहीं है तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, बी से आगे होने के चांसेस नहीं है तो वहां पर भी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है तो उसके लिए आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो भी आपका ए से पीछे और बी से आगे वाले रीजन में कहीं और
जीरो वैल्यू लेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आएगी अगर आप ए और बी के दरमियान वाले इंटरवल में नहीं है। अगर आप ए और बी के दरमियान वाले इंटरवल में है तो 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल जो है वो आपको क्या देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू देगा उस जगह पर जहां पर भी आपका इंटरवल है ए और बी, जो भी रीजन आपने बुक किया है, जो भी रीजन आपने सिलेक्ट किया है, उस रीजन में होने के प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू जो है वो आपको इस तरह से मिल जाएगी। ये हमने सिंपल जिस तरह हमने पहले ग्राफ को डिस्कस किया था तो वही बात हमने कह दी कि भाई देखें अगर आपके पास रीजन जो है वो क्या है, ए और बी के दरमियान है, ठीक है, ए और बी के दरमियान का इंटरवल आपने लिया है, सही है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की पीडीएफ की जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल बनेगी, सही है। अब वो आपको ये मिल गई, ठीक है, ये आपको जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैल्यू मिल गई है कि 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि भाई यहां से लेकर यहां तक, सही है, ये से फॉर एग्जांपल सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, आप देखना चाहते हैं कि आपके रैंडम वेरिएबल के सी और डी के दरमियान होने के कितने चांसेस हैं, तो आप क्या करेंगे कि ये वाला पूरा रीजन जो है, इस रीजन का एरिया निकालेंगे। अब इस रीजन की ये हाइट आपको पता है, यही वाली है 1 डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ये आपकी हाइट है, और ये वाला डिस्टेंस आप पता कर सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, डी माइनस सी, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये एरिया मिलेगा, और ये एरिया आपको क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी कि आपका रैंडम वेरिएबल इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी जगह पर हो सकता है, सी और डी के दरमियान कहीं पर भी हो सकता है, इसकी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके चांसेस आपको बताएगा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस रेक्टेंगल का जो मैंने ब्लू वाला गंदा सा बनाया है, इसका एरिया अगर आप निकालते हैं तो अब अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स जो है वो फ्लाइट टाइमिंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि एरोप्लेन अगर शिकागो से न्यूयॉर्क तक जो है ट्रैवल करता है तो उसका फ्लाइट टाइमिंग जो है वो कितनी होती है, ठीक है। हमें अगर किसी ने कहा कि भाई जो आपका फ्लाइट टाइमिंग है उसमें एक एक मिनट के जितने भी इंटरवल हैं उन सब की सेम प्रोबेबिलिटी है, और इस तरह होते हुए आपकी जो फ्लाइट्स की टाइमिंग है वो तकरीबन 120 से लेकर 140 मिनट्स के दरमियान होती है हमेशा, यानी कि आपके जो सबसे तेज पहुंचने वाले जहाज हैं वो 120 मिनट में पहुंचते हैं, और सबसे लेट जो पहुंचते हैं वो 140 मिनट्स में पहुंचते हैं। 140 से ज्यादा टाइम नहीं लगता और 120 से कम टाइम नहीं लगता, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें ये चीज मालूम है कि उन्होंने हमें एक बात बता दी है ना, देखें कि आपके पास 1 मिनट का, अगर आप हर मिनट का इंटरवल लेते हो तो उसकी सेम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। जब इन्होंने ये बता दिया कि हर मिनट के इंटरवल की सेम प्रोबेबिलिटी है तो उन्होंने हमें ये बता दिया ना कि कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है तो मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, गुड। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि भाई आपके पास जो तेज तरीन जहाज हैं वो 120 मिनट में पहुंचते हैं, और जो सुस्त तरीन जहाज है वो 140 मिनट में पहुंचते हैं, यानी कि इन्होंने हमें लोवेस्ट वैल्यू जिसको हम ए का नाम देते हैं वो बता दिया, और हाईएस्ट वैल्यू जिसको हम बी का नाम देते हैं वो भी बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास इंटरवल भी आ गया, नथिंग मोर इज नीडेड। हमें पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है वो कैसे मिलता है, 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल, यानी कि बी माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय बी, हमारे पास क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 140 मिनट्स, माइनस ए हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कि 120 मिनट, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1/20। ये हमें क्या बता देगा कि हर पॉइंट पे हमारे पीडीएफ की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी 1/20। कब, जब हमारे पास, हम ये देखना चाह रहे हैं कि फ्लाइट टाइमिंग जो है, यानी कि फ्लाइट के अराइवल की टाइमिंग शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क तक ट्रेवलिंग की जो टाइमिंग है वो 120 मिनट से लेकर 140 मिनट तक होने के चांसेस जो हैं
हर पॉइंट पे, यानी कि 121 मिनट होने के चांसेस, 122 मिनट होने के चांसेस। हाँ, ये बात याद रखिएगा कि हम एक एक पॉइंट के चांसेस नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ये दैट मेक्स नो सेंस कि अगर आप कहें कि 121 मिनट होने के चांसेस जो है वो 1/20 है, नहीं, 121 मिनट होने के चांसेस 0 है, क्योंकि 121 इज अ फिक्स नंबर, फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के प्रोबेबिलिटी हम नहीं निकालते जब हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी की बात करें, हम इंटरवल वाइज बात करते हैं, ठीक हो गया। और 0 वैल्यू आएगी हमारे पीडीएफ की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या चांसेस हैं कि हमारा जो जहाज है वो 120 मिनट से पहले पहुंचेगा या 140 मिनट के बाद पहुंचेगा। क्योंकि हमें क्लियरली बताया गया है कि आपके पास जो रेंज है वो क्या है कि शिकागो से न्यूयॉर्क तक 120 से लेकर 140 मिनट लगते हैं फ्लाइट्स को। 120 से पहले कोई फ्लाइट नहीं पहुंच सकती, 140 मिनट से लेट कोई फ्लाइट नहीं आती। तो इस रीजन, इस 120 से लेकर 140 के दरमियान वाला जो रेंज है, इसके अलावा कहीं पर भी किसी जहाज का टाइम ढूंढना जो है वो यूजलेस है। वहां पर आपको कोई जहाज नहीं मिलेगा जो 120 से पहले या 140 के बाद पहुंचता हो, ठीक हो गया। ये हमारा सिंपल पीडीएफ हो गया कि हमने पीडीएफ जो है वो डिफाइन कर लिया अपने इस प्रॉब्लम के लिए। अब पीडीएफ डिफाइन हो गया तो आगे हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेना है कि चले हमारा ग्राफ किस तरह से लगेगा, ठीक है। तो लेट्स सी द ग्राफ। ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ हो गया कि हमारी फ्लाइट टाइमिंग्स जो है वो क्या है, 120 से लेकर 140 तक है, ठीक है। 120 से पहले कोई जहाज नहीं मिलता, 140 के बाद कोई जहाज नहीं पहुंचता, 140 तक आ जाते हैं सब। और हमें बता दिया गया कि हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/20 है, यानी कि यहां से लेकर 140 तक जितने भी हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन है। हमेशा देखें ना, हमें पता है कि जब हम एक्स वाई एक्सिस की बात करते थे तो हमारे पास अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका ग्राफ हो गया हमारे करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन का, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर हमसे कुछ भी पूछा जाता है, कुछ भी कहा जाता है कि भाई बताएं कि क्या चांसेस हैं कि आपका जो जहाज है वो 135 से लेकर 140 मिनट्स तक का टाइम लेगा, तो हम कहेंगे ले बिस्मिल्लाह, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखें ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ आपको टेढ़ी नजर आ रही होगी, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है। सो अगर हम चांसेस देखना चाहते हैं कि 135 से 140 के दरमियान जहाज पहुंचेगा, इसके क्या चांसेस है, तो हम ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका एरिया निकालेंगे। अब इसके एरिया के लिए इसका हाइट हमें पता है कि क्या है, 1/20 है, और इसकी विड्थ जो है या लेंथ कह दें, जो भी दिल कहे, वो क्या है, 135 से लेकर 140 तक कितना है, 5 मिनट्स, ठीक हो गया। सो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ, 1/20 के साथ, तो हमें मिलेगा 5/20 जो कि 1/4 बनेगा और जो कि 25% कहलाता है। तो हमारे पास 25% चांसेस हैं कि हमारा कोई भी जहाज जो है, अगर रैंडमली कोई भी जहाज उठाते हैं शिकागो से लेकर न्यूयॉर्क तक, तो उसके 25% चांसेस हैं कि वो 135 से लेकर 140 मिनट्स तक का टाइम लेगा पहुंचने में। सिमिलरली अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या चांसेस हैं कि आपका कोई जहाज 120 से लेकर 125 मिनट के दरमियान पहुंचेगा, तो हम ये वाला रेक्टेंगल लेंगे, इसका एरिया लेंगे। इसकी भी हाइट 1/20 है और लेंथ 5 मिनट्स है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 25% चांसेस हैं कि कोई भी जहाज 120 से लेकर 125 मिनट्स के दरमियान पहुंचेगा, एंड सो ऑन, ठीक हो गया। सो बिल्कुल सिंपल। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉइंट वाइज नहीं, इंटरवल वाइज लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, हमेशा इंटरवल टू इंटरवल बात करेंगे। इधर से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो इंटरवल है, इस टोटल में लाए करने के चांसेस, यानी कि रैंडम वेरिएबल कोई भी एक वैल्यू लेगा इसके दरमियान, इन पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पूरे इंटरवल में जितना भी रीजन कवर होता है उस रीजन का एरिया लेते हैं, खत्म। सो अब वही बात की गई है कि देखें, अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या चांसेस हैं कि आपका कोई भी जहाज जो है वो 120 से लेकर 130 मिनट्स के दरमियान जो है पहुंचेगा, तो हम क्या कहेंगे, 120 से लेकर
130 मिनट्स तक का जो रेक्टेंगल है उसका हम एरिया ले लेंगे। 120 से लेकर 130 तक का जो इंटरवल है उसकी लेंथ कितनी है 10 मिनट्स, और हाइट कितनी है उसकी 1/20। तो उस 1/20 को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10/20 यानी कि 50% मिला कि 50% चांसेस हैं कि हमारा कोई भी जहाज जो है वो इस इंटरवल में पहुंचेगा, यानी कि 120 से लेकर 130 मिनट के टाइम के बाद पहुंचेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चंद एक प्रॉपर्टीज है हमारे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के। जिस तरह हमारे पास बेसिक प्रोबेबिलिटीज की जो है प्रॉपर्टीज होती थी कि अगर आप किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी असाइन कर रहे हैं तो उसके क्या चांसेस, क्या प्रॉपर्टीज आपको माइंड में रखनी चाहिए। तो हमने हमेशा याद रखा था कि भाई आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी आप असाइन करते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सही है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आप नहीं असाइन कर सकते। ठीक है, सो जिस तरह हम कहते थे कि भाई आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं असाइन कर सकते, तो यहाँ पर भी हमारे पास पीडीएफ जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता। आपका पीडीएफ की हमेशा वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, या तो किसी चीज के होने के चांसेस बिल्कुल जीरो होंगे या उसके जीरो से ऊपर यानी कि पॉजिटिव चांसेस होंगे। दूसरी बात हम हमेशा कहते थे कि भाई अगर आपके पास तीन चीजें हैं, से फॉर एग्जांपल ए बी और सी, तो आप तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने तीनों का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया उसको सम करेंगे तो वो 100% होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इंटरवल्स हैं, ठीक है, आप जब पूरे इंटरवल्स यानी कि अब आपके पास पूरा बड़ा इंटरवल है और आपने उसके सब इंटरवल्स बनाए हैं ना, ये आपका इंटरवल है से फॉर एग्जांपल ए से लेकर बी तक, और उसके आपने छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए कि ए से लेकर जो है वो x1 तक, x1 से लेकर x2 तक, x2 से लेकर x3 तक और फिर x3 से लेकर b तक, सारे इंटरवल हैं। तो हम क्या कहेंगे कि भाई आप कोशिश करें, हमेशा याद रखें कि भाई आपका जो ये इंटरवल है, सही, अब ये आपका जो है ग्राफ बन रहा है, से फॉर एग्जांपल कोई भी आप ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो आपका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये वाला रीजन जो है ए से लेकर x1 तक, ठीक है, अगर इसका आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, प्रोबेबिलिटी मिलती है क्या नाम है इसकी, इस वाले रीजन की। ठीक है, तो आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है, सही है, ये ऊपर वाली लाइन जो जा रही है ग्राफ की, ये आपकी एफ ऑफ एक्स का कर्व है। ठीक है, अगर आप इसके नीचे इस वाले रीजन को का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेट कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स को, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें क्या देगी, एरिया देगी। कहां से कहां तक, ए से लेकर x1 तक, तो ए से लेकर x1 तक का रीजन आपने इंटीग्रेट किया यानी कि इसका एरिया निकाला। फिर अगर आप x1 से x2 तक के रीजन की बात कर रहे हैं तो मतलब आप इस रीजन की एरिया की बात कर रहे हैं, वो आपको किसके बराबर मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि इस ग्राफ का कौन सा कर्व, ये वाला जो कर्व है, इस कर्व के नीचे वाला रीजन, तो इस कर्व के नीचे वाला कौन सा रीजन जो x1 और x2 के दरमियान है, तो हम x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करवा देंगे। सिमिलरली इस रीजन के लिए हम x2 से x3 तक और इस रीजन के लिए हम x3 से लेकर b तक इंटीग्रेट करवा देंगे। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई आपकी जो टोटल इंटीग्रेशन है ना, यानी कि a से लेकर b तक जो टोटल एरिया आप निकाल रहे हो, सही है, आप अपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को अगर पूरे इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो, यानी कि आप पूरे रीजन, पूरे ए से बी तक का जो इंटरवल है, इसका जितना भी ऊपर रीजन बनता है, इस पूरे का अगर एरिया निकालते हो तो वो 100% या 1 होना चाहिए, यानी कि वही बात कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो है वो 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब भी देखेंगे, सही है, जब भी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हर टाइम आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स को। सही है, आप लोगों से खैर नहीं करवाया जाएगा क्योंकि आप मेजर मैथ्स के स्टूडेंट्स तो नहीं है, आपसे बकाया वाली कैलकुलेशंस करवाई जाएंगी, लेकिन जब आप एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स के कर्व के नीचे वाले रीजन का एरिया ले रहे हैं। तो आपका टोटल एरिया जो है, जो भी आपका कर्व बन रहा है, ठीक है, अगर आपका ये कर्व बन रहा है से फॉर एग्जांपल, ठीक है,
तो उसके नीचे जितना भी एरिया है, ये टोटल एरिया जो है वो 1 बनना चाहिए, या 100% बनना चाहिए, 1 से ऊपर नहीं बनना चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी। जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन हो गया, हमें ये पता चल गया कि हम इंटरवल वाइज प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालेंगे, तो हमेशा नेक्स्ट जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि मीन क्या होगा और वेरिएंस क्या होगा। ठीक है, वेरिएंस पता चल जाता है तो हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर भी वही बात होगी, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का पता चल गया, प्रोबेबिलिटीज निकालना आ गई, तो द नेक्स्ट थिंग वुड बी कि चलो जल्दी से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, अब हम फिलहाल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि भाई अगर हमारी कोई भी चीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह हमारे पास जहाज के पहुंचने की टाइमिंग जो थी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी विथ प्रोबेबिलिटी 1/20, ठीक है, फॉर ईच जो है पॉइंट, ठीक है, या ईच रीजन कह दें, ईच इंटरवल कह दें, ठीक है। तो हम क्या देखना चाहेंगे कि भाई अब जो है क्या ऑन एवरेज जो जहाज पहुंचते हैं उनको कितना टाइम लगता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स जब शिकागो से न्यूयॉर्क पहुंचते हैं तो ऑन एवरेज उनकी टाइमिंग कितनी होती है। उसके बाद हम वेरिएंस देखेंगे कि भाई जो है कितना दूर दूर स्कैटर्ड है, यानी कि एवरेज से कितना ज्यादा टाइम लिया जाता है या एवरेज से कितना कम टाइम लिया जाता है जहाजों के पहुंचने में। ठीक हो गया। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि वही एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की बात कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सिंपल उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है कि आप क्या इंटरवल का जो इनिशियल पॉइंट है और इंटरवल का लास्ट पॉइंट, दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2, यानी कि इनका एवरेज ले लें, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। और वेरिएंस के लिए हमने सिंपल लिख दिया कि वेरिएंस अगर आप इंटरवल का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लेकर उसका स्क्वायर करें, डिवाइड बाय 12 करें, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसकी हमने कोई डेरिवेशन नहीं बताई, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं बताई, क्योंकि उसमें ज्यादा हद तक आपका इंटीग्रल कैलकुलस इन्वॉल्व होगा, जो कि अभी आप नहीं समझ सकते हैं कि इसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है। लेकिन ये डेरिवेशन के बाद की मिली हुई चीजें हैं, ये कोई जो है अपनी तरफ से बनाया गया नहीं है कि चले मैंने कुछ भी लिख दिया तो आपने उसको मान लेना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर इसकी डेरिवेशन आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। सो अब अगर हमारा वही वाला जहाजों वाला जो केस है, सिनारियो है, उसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं कि ऑन एवरेज सारे जहाज कि मोस्ट ऑफ द जहाज कितने टाइम में पहुंचते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या था कि कम से कम टाइम 120 और ज्यादा से ज्यादा 140 मिनट लगते हैं। तो 120 प्लस 140 का एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 130 के मोस्ट ऑफ द जहाज ऑन एवरेज जो है वो 130 मिनट में पहुंचते हैं। सिमिलरली जब हम वेरिएंस निकालेंगे तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास है कि b माइनस ए स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 12, उससे हमें वेरिएंस मिला 33.33, लेकिन वेरिएंस का हमें मतलब नहीं समझ में आता, तो अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन मिलता है। 33.33 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला तो हमें मिला 5.77 मिनट्स, यानी कि ऑन एवरेज जो जहाज आते हैं उनसे 5.77 मिनट के लेट या उससे 5.77 मिनट पहले भी जहाज पहुंचते हैं, उससे ज्यादा पहले और उससे ज्यादा लेट भी पहुंचते होंगे। ठीक है, सो ऑन स्टैंडर्ड वैल्यूज हमारे पास जो एक फिक्स यूनिट से एवरेज से कम और एवरेज से ज्यादा मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 5.77 मिनट का ड्यूरेशन, कि इतने मिनट्स पहले या इतने मिनट्स बाद में भी जहाज पहुंचते रहते हैं। ठीक हो गया। सो यहाँ इसकी सिंपल इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है। अब एक और क्वेश्चन, जिस तरह हमने पीछे बात की ना कि भाई यहाँ पर हमने बात कही थी कि देखें ये जो आपकी हाइट है, सही है, ग्राफ की, ठीक है, ये वाली 1/20 जो आपकी हाइट है, ठीक है, ये आपकी हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं बताती, सही है, ये आपको जो है सिर्फ हाइट बता रही है आपके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। आप अगर पूरी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि इस हाइट को लेंथ के साथ, विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालेंगे अंडर दिस कर्व, अंडर दिस ग्राफ, ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालेंगे,
तब आपको जाके टोटल प्रोबेबिलिटी या एक्चुअल प्रोबेबिलिटी निकलेगी, जब आप इस ग्राफ के नीचे वाला एरिया निकालेंगे। यानी कि अगर आप 130 से लेकर 140 तक कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे, तब आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये आपको सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा। ठीक हो गया। तो इस चीज को ज्यादा समझने के लिए अगर कोई कहता है कि नहीं यार, क्यों एफ ऑफ एक्स डिस्क्रीट में तो प्रोबेबिलिटी बता दिया करता था, यहाँ पर क्यों नहीं होता? तो देखें, एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं सिंपल। यहाँ देखें, अगर आपके पास ये है कि आपका 0 से लेकर 0.5 तक जो इंटरवल है, उसमें किसी भी चीज के या किसी भी रैंडम वेरिएबल के जो पीडीएफ है उसकी वैल्यू 2 है। ठीक है, यही चीज आपको इस वाले एग्जाम्पल में भी मिलेगी कि इस एग्जाम्पल में आपको इंटरवल जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ए से लेकर बी तक। ए आपके पास 1.0 है और बी आपके पास 1.5 है। ठीक है, तो अगर इसका हम पीडीएफ निकालेंगे तो पीडीएफ हमारे पास क्या होता है कि 1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द इंटरवल। अब बी की वैल्यू 1.5 थी, हमने पुट कर दी, और ए की वैल्यू 1.0 है, वो हमने पुट कर दी। तो पीडीएफ जो हमें मिला वो क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाय 0.5, जो कि आ गया 2। अब अगर आप पीडीएफ की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी कहेंगे, तो आपके पास क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल गेटिंग वैल्यू y, उसकी वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू y आए, y could be 0, y could be whatever, नहीं 0 नहीं हो सकता, 1 और 1.5 के दरमियान, यानी कि 1.25 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि 1.25 के होने के प्रोबेबिलिटी 2 है, विच इज समथिंग टेरेबल, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई जो हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ठीक है, इसका हमें ग्राफ मिलेगा, इस ग्राफ से नीचे वाला जो रीजन है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगा। अब आगे देखते हैं आगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखें, इसका हमने कर्व प्लॉट करके दिखा दिया। हमारे पास रीजन क्या गिवन था, रीजन हमारे पास था 1 से लेकर 1.5 तक। तो हमने 1 से लेकर 1.5 तक जो रीजन है, उस रीजन पे जब हमने पीडीएफ कैलकुलेट किया तो पीडीएफ हमें क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, तो ये हमारी हाइट हो गई एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई, यहाँ पर वाई के नाम से शो किया गया, जो कि 2 है। और इंटरवल जो हमें गिवन है वो 1 से लेकर 1.5 तक है, जो कि 0.5 है। ठीक है, इंटरवल की लेंथ। तो ये हमारे पास टोटल रीजन हो गया कि हमारे जितने भी रैंडम वेरिएबल की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इसी इंटरवल के अंदर होंगी, इससे बाहर नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमसे पहली चीज पूछी गई है। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई अभी कि देखें, एफ ऑफ वाई जो है ये हमें प्रोबेबिलिटी नहीं देगा। प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिलेगी, जो भी रीजन है उसकी एरिया जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी देगा। एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी नहीं दे रहा। अब आगे पूछा गया कि क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन में, क्या है ये क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है। लेट मी सी इफ वी कैन हैव। जी, सो जो क्वेश्चन था हमारे पास वो क्या था कि भाई आपके पास रैंडम वेरिएबल x इज नोन टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 1 एंड 1.5। ठीक है, ये हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी कि भाई आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है 1 से लेकर 1.5 तक। शो द ग्राफ ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाएं। तो हमने सिंपल यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दिया कि 1 से लेकर 1.5 तक आपका जो है वो इंटरवल है, और आपका एफ ऑफ एक्स जो है या एफ ऑफ वाई जो है वो कैलकुलेट हो गया, उसकी हाइट क्या है, 2 है। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, ये हमने निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे हैं कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1.25। पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाएं, क्या एग्जैक्ट 1.25 पे होने के चांसेस बता दें।
तो क्या होने चाहिए 1.25 पे एग्जैक्टली होने के चांसेस 0 होने चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि कंटिन्यूअस में अगर हम एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि हमने कहा कि एक पॉइंट के ऊपर बनाएंगे तो लाइन बनेगी, यानी कि आप देखें अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, अब ये अगर 1 है तो 1.25 वुड बी समवेयर हियर, आई होप, ठीक है। तो ये अगर 1.25 है, इसके ऊपर अगर मैं बनाता हूँ सिर्फ इसी पॉइंट पे, तो मुझे एक सीधी लाइन मिलेगी, ठीक है। ये आपको टेढ़ी लग रही है, ये सीधी लाइन है, ठीक है। ओके, सो अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी, अब अगर मैं देखना चाहता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू 1.25, ठीक है, तो मैं क्या देखना चाहता हूँ, एरिया देखना चाहता हूँ, किसका, इस लाइन का एरिया, उस लाइन का एरिया जो 1.25 के ऊपर बना है। अब लाइन का एरिया 0 होता है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर करके देखते हैं तो आ जाए, ये हमारे पास सॉल्यूशन है बी पार्ट का, कि द प्रोबेबिलिटी इज द इंटीग्रल ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ओवर द गिवन इंटरवल, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा कि भाई एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीडीएफ को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो हमें क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी चाहिए है 1.25 पर, तो हम क्या करेंगे, जो पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, उसको इंटीग्रेट करेंगे। किस पे इंटीग्रेट करेंगे, उसी पॉइंट पे। अब उसी पॉइंट पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा इनिशियल पॉइंट भी 1.25 होगा और हमारा फाइनल पॉइंट भी 1.25 होगा, सही है। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है, एफ ऑफ वाई हमारे पास सिंपल सिर्फ 2 है ना। 2 को अगर हम y के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2y मिलेगा, या x के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। उसमें अगर हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 सेम रहेगा, ठीक है। अपर लिमिट की जगह 1.5 माइनस 2 सेम, और लोअर लिमिट की जगह 1.5, सो दिस वुड बी सम 3 माइनस 3 व्हिच इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हम उस रेक्टेंगल को ले लेते हैं, यानी कि लाइन को ले लेते हैं सीधा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपल हमारे पास ये हो जाएगा कि भाई अगर मैं 1.25 के ऊपर लाइन बनाता हूं, इंच, सही है, तो एरिया जब मैं निकालूंगा इस लाइन का तो वो क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। हाइट तो मुझे पता है कि 2 है, क्योंकि पीडीएफ की जो हाइट है वो 2 है, 0 से लेकर 2 है। लेकिन लेंथ जो हमारे पास है वो क्या है, वो क्या होगी, इंटरवल होगा, कहां से, 1.25 से लेकर 1.25 तक का इंटरवल। तो 1.25 minus 1.25 is 0, 0 times 2 is always 0. So हमें एक पॉइंट 1.25 पे एरिया में 1.25 पे फिक्स जो है प्रोबेबिलिटी मिलने का 0 चांसेस है, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कि भाई 1.0 से लेकर 1.25, यानी कि 1.0 से लेकर 1.25, यानी कि रैंडम वेरिएबल इस रीजन में हो, इसके क्या चांसेस है, हम कहेंगे हाँ सद बिस्मिल्लाह, ये हम करके देखते हैं, ठीक है। तो इस रीजन की जो लेंथ है वो क्या है, 1 से लेकर 1.25 तक, यानी कि 0.25 लेंथ है, और हाइट कितनी है, 2। सो 2 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस वुड बी व्हाट, 0.25 का मतलब होता है 1/4 multiply by 2, so this is 2/4 which is 0.5 0.50 या 50%, तो हमारे पास ये आ जाएगा 50%, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो भी अगर कैलकुलेशंस पूछी गई हैं तो वो हम कर सकते हैं। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 1.20 से लेकर 1.5 तक, ठीक है। सो 1.20 से लेकर 1.5 तक के इंटरवल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, लेंथ जो है वो हो जाएगी 0.3, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हाइट जो कि 2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम 3/10, सो दैट वुड बी 6/10, यानी कि 0.6, ठीक हो गया। इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये था हमारे पास सिंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमने और कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा कि भाई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास कांस्टेंट चांसेस हो किसी भी चीज के होने के, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट हो।
उसके बाद हमने कहा कि जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो पॉइंट टू पॉइंट आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, हर पॉइंट का प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि पूरे रीजन का, पूरे इंटरवल की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। और पूरे इंटरवल की प्रोबेबिलिटी के लिए आप उस इंटरवल के ऊपर जितना भी आपका कर्व तक जो ग्राफ है उस तक जितना भी रीजन है उस पूरे रीजन का एरिया लेंगे और उस एरिया को ही आप प्रोबेबिलिटी कहेंगे। दैट्स इट।